गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्क डन पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ लिया है। आज सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी दैट इज एनर्जी possessed by a body due to its motion. एनर्जी possessed by a body due to its motion. मोशन की वजह से जो एनर्जी पजेस की गई है हम उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने पढ़ना था काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। मीन्स आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी और इस ऑब्जेक्ट का मास है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। और आपसे मान लीजिए ये कह दिया जाए कि आप एनर्जी निकाल कर दिखाइए काइनेटिक एनर्जी, तो आपके पास वही दो तरीके हैं, एक इंटीग्रेशन मेथड और एक तो इंटीग्रेशन मेथड है, दूसरा आप सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं। आपने क्या कहा कि आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आपने ये कहा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। जब आप इस ऑब्जेक्ट पर कांस्टेंट फोर्स लगाते हो तो इस ऑब्जेक्ट का मास m है और ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है। जब आप इस पर फोर्स लगाते हो आप ये कहते हो कुछ टाइम के बाद ये s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर देता है। आफ्टर सम टाइम इट कवर डिस्प्लेसमेंट s एंड w बी द वर्क डन by applying force। क्लियर है? हम यहाँ वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट है cos 0 लिख देंगे। W इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम, एम ए इंटू एस। हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? मैंने कहा कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई भाई, v हो गई। इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी, u। एस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, हम क्या कहेंगे, v नो। वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है हमने, 2as। एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर अपॉन 2a, क्योंकि u इज इक्वल टू क्या है, 0। देखिए ध्यान से, हमने कहा था इनिशियली रेस्ट में जब u की वैल्यू 0 है तो हमने यहाँ 0 पुट किया और s की वैल्यू फाइंड आउट की, यहाँ पुट कर दिया हमने। w इज इक्वल टू एम ए इंटू वी स्क्वेयर बाई 2a। ए से a कैंसिल हो गया, हाफ एम वी स्क्वेयर। क्या कहेंगे, दिस वर्क डन is stored as potential energy, सॉरी बेटा काइनेटिक एनर्जी, एंड और हमने इसका नाम दे दिया दिस वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दैट इज आपने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, वर्क डन हुआ, वो वर्क डन उसके मोशन की वजह से हुआ और मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी आई है उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं, जो हमारे पास होती है हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए ध्यान से, यहां हम एक तो ग्राफ बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आपसे ये कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ बनाइए। आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी होता है। एक तरफ आपने क्या ले लिया भाई, काइनेटिक एनर्जी, एक तरफ आपने क्या ले लिया भाई, मास। जब आप मास को चेंज करोगे आप यहाँ देखोगे काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी, हमारे पास यहाँ तीन अलग अलग क्वांटिटीज हैं। आप ये कहते हो कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो तीसरा जो वेरिएबल है वो आप बताओगे कि कांस्टेंट है। आप ये कहते हो कि हम अलग अलग बॉडी लेते हैं और उन अलग अलग बॉडी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? ये उस तरह का क्वेश्चन है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। क्यों आएगा? क्योंकि वी स्क्वायर कांस्टेंट बोला, 1/2 कांस्टेंट, तो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके पास दो अलग अलग मास हैं, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, दोनों को सेम स्पीड से
मूव कराया गया। विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहोगे कि जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। विच हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो आप ये कहोगे M1 इज ग्रेटर देन M2, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड। पहला पॉइंट, अगर आपसे ये कह दिया जाता है, ये फर्स्ट ग्राफ था, आपसे ये कह दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के साथ ग्राफ बनाइए, इधर काइनेटिक एनर्जी, इधर आपने कहा वेलोसिटी, समझ आ गया। तो अगला फैक्टर आपने क्या कहा, मास इज इक्वल टू क्या लेना है, कांस्टेंट। फिर दोबारा से हम फॉर्मूला लिख देते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब की बार आपने मास को कांस्टेंट कहा तो क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। जब एक तरफ स्क्वायर और एक तरफ लीनियर हो तो ग्राफ पैराबोलिक होता है और लीनियर की तरफ झुकता है, क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। समझ आ गया। इसका मतलब ये है कि आपने एक ही ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m था, पहले इसको v1 स्पीड से फेंका, फिर इसी ऑब्जेक्ट मास को v2 स्पीड से फेंका। इन दोनों को देखते देखते हमने क्या कहा, हमने कहा कि इन दोनों की स्पीड हमने डिफरेंट दी, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। तो ये तो ऑब्वियस सीधा हो गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। पॉइंट क्लियर हो गया। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर होगी, क्योंकि यहाँ कह सकते हो ke1 अपॉन ke2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। यहां तक क्लियर है भाई, ये आपके पास पॉइंट आ गया। अगला पॉइंट, तीसरा मान लीजिए कई बार क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन मान लीजिए, एक स्नैप ले लीजिए इसकी। अगला मान लीजिए ये कहा जाए कि अब की बार आपने ग्राफ मास और वेलोसिटी के बीच में बनाना है, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी को ही कांस्टेंट बता दिया जाए। ये कहता है कि आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप उसमें मास और वेलोसिटी के साथ ग्राफ बनाइए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv स्क्वायर। अब आप क्या कहोगे भाई, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, कांस्टेंट हो गया। मींस m इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन v स्क्वायर, मतलब m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। ग्राफ आपका हाइपरबोलिक आएगा, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये कहोगे। मींस जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो। इस केस में हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा, समझ आ गया होगा। अब जैसे कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, एक का मास m1 दूसरे का मास m2, क्लियर। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, आपसे पूछा जाए इस केस में तो v1 और v2 की वैल्यू बताइए, तो एक बात हमेशा याद रखना, v1 अपॉन v2 बताएंगे तो अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन m1 आंसर आएगा, रेशियो ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि आप एक बात देखिए, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, हम क्या कहेंगे, v1 स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1, v2 स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूं तो यही आएगा, करके देख लो, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो भी कर सकते हो। मैंने ग्राफ और न्यूमेरिकल के दोनों क्वेश्चन एक साथ बता दिए। अगला पॉइंट देखिए, अब मैं ये कहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसका मोमेंटम के साथ भी एक रिलेशन होता है, वो भी समझ लीजिए भाई। काइनेटिक एनर्जी आपने क्या पढ़ी हुई है, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है भाई। अब काइनेटिक एनर्जी आपके पास है हाफ mv स्क्वायर। आपने ये कहा कि अगर मान लीजिए मैं इस वैल्यू को मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m, और ये हो गया mv स्क्वायर, हो गया कि नहीं। mv को क्या बोलते हैं, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। अब क्या हो गया भाई, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब हम क्या कह सकते हैं, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक।
ये आपके पास एक रिलेशन है, एक ये रिलेशन है, दोनों रिलेशन आपने याद रखना है, काफी बार यूज हो जाते हैं। ये रिलेशन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में आप लिख सकते हो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गया? P और K के बीच में है, काइनेटिक एनर्जी के बीच में है। अब देखिए बेटा, मान लीजिए आपसे ग्राफ यहां पर भी पूछे जाए तो आपसे कह दिया काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में ग्राफ बताइए। आपसे ये कह दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ बताइए। आपसे ये कह दिया जाए कि आपने जो, चलो एक और ग्राफ बाद में बनाएंगे। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में तो ग्राफ आपने पहले भी बनाया था, आप देख सकते हो, बट वहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट थी। यहां आपसे क्या कहा जाएगा, P इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां मोमेंटम को कांस्टेंट बताया जाएगा। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। P कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मास। मीन्स ग्राफ हाइपरबोलिक आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। देखिए, अब ध्यान से देखिए, वहां जो पहले आपने किया था जहां वेलोसिटी कांस्टेंट ली थी वहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास था। यहां पर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्या है यहां पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और ग्राफ हाइपरबोलिक है, वहां स्ट्रेट लाइन बदल गई ना। तो हमेशा दिमाग में ये नहीं रखना है कि काइनेटिक एनर्जी और मास का ग्राफ हमेशा एक होता है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है। यहां हमने किसको कांस्टेंट लिया, मोमेंटम को। पिछले में किसको कांस्टेंट लिया था, वेलोसिटी को। इसी तरह से देखो, यहां आपने क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। तीसरा वेरिएबल क्या है, मास इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। जब आप मास इज इक्वल टू कांस्टेंट रखोगे तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, P स्क्वायर। मींस लीनियर की तरफ ग्राफ झुकेगा, कैसा होगा, पैराबोलिक। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर। दो ग्राफ बन गए। तीसरा ग्राफ मैं आपको और बता रहा हूं, यहां मास और वेलोसिटी के बीच में अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, देखिए एक तरफ आपने मास लिया और दूसरी तरफ आपने वेलोसिटी। आपने कहा यहां काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी बेटा, यहां तो रिलेशन किसका है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2m। तो अब की बार हम P और M के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट ले रहे हैं। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब बेटा क्या कहा हमने, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, मतलब P स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। लीनियर m है तो ग्राफ ऐसे जुड़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जुड़ जाएगा। मेरी बात समझ गए? जो लीनियर होता है ग्राफ पैराबोलिक उसकी तरफ आता है। आपने इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैंने आपसे ग्राफ कराए थे, वहां पर आपसे सब बताया हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राफ इनके बीच में आ गया। तो इस तरह से हम इक्वेशन देखेंगे और ग्राफ बनाएंगे। ये तो हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर मैं आपको 2 पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछे जाते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ mv²। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमारे पास है वो क्या है, हाफ mv²। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता। एंड v पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है, दोनों होता है। बट अगर v² कहेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से समझना है, अगर मान लीजिए आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नेगेटिव भी ले लेते हो तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। बट अगर उसका स्क्वायर कर दिया तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमेशा और हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव नहीं हो सकती। आप जीरो कह सकते हो क्योंकि आप किसी की वेलोसिटी जीरो बताओगे तो वो रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। बट नेगेटिव नहीं बता सकते। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट राइट साइड जा रहा है
राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, फिर वापस आ रहा है तो नेगेटिव, नहीं ऐसा नहीं है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। सबसे पहला पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉरी यहां जो मैं लिख रहा था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसको बता पाओगे। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आप यहां एक गाड़ी में बैठे हो, ठीक है। आप इस गाड़ी की जो स्पीड है वो v है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट का मास m है। एक ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड पर है, ठीक है। ये इसको देख रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। अब ये क्या कहेगा कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये कहेगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और ये जो ऑब्जर्वर है इसको मैंने लिखा 1 ऑब्जर्वर। एक इसी गाड़ी में बैठा है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी, ये सेकंड है, इसके रेस्पेक्ट में बताएं तो क्या कहेंगे? 0 विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर सेकंड। क्यों? क्योंकि जो सेकंड ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ये कार उधर, ये गाड़ी उधर पहुंच गई, तो देखिए ध्यान से, ये यहां पर है और ये अभी भी यहीं पर है। इसके रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में ही है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर भी डिपेंड करता है। इसके रेस्पेक्ट में ये नहीं चल रहा क्योंकि ये दोनों आमने सामने बैठे हैं, गाड़ी चल रही है। बट कोई बाहर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको लग रहा है कि ये आपके रेस्पेक्ट में मोशन में है। समझ आ गया? तो काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने पढ़ना है। समझ आ गया होगा? तो ये आज हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई है। अगले लेक्चर में हम आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे। थैंक यू।